Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of December 2022। 22 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसा कल आप लोगों ने लाइक किया था ना, वैसे ही लाइक करना है और बिल्कुल शर्माना नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक इट अगर कंटेंट अच्छा है तो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा हम ऑर्डर लेके चलते हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपकी थोड़ा तैयारी करवाएंगे, थोड़ा आपको और तैयार बनाएंगे, है ना। थोड़ा आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर लिखा करिए कितने आपने सही किए, कितना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपसे नहीं बन रहा हो, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सबसे पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन किंग। बहुत ही आसान सवाल है। अंतिम मौर्यन शासक कौन से था? ऑप्शंस आर ए अशोक, बी दशरथ, सी बृहद्रथ या डी कुणाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन एम्परर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो सबसे लास्ट मौर्यन एम्परर था। आप यही बता सकते हैं कि इनको किसने मारा था और कौन से डायनेस्टी ने इसको रिप्लेस किया था, तो यही क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मीडिएवल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ पाइक्स। तो पाइक्स की पोजीशन क्या थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मीडिएवल किंगडम्स के दौरान? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप लोग इसको देखिए और ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या करेक्ट आंसर है। मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। The correct answer for this is D. They were forced to work for the state. Actually, they were forced to work for the state. मैं थोड़ा सा आपको पैक्स की जो हिस्ट्री है वो बता देता हूँ। एक्चुअली पैक्स जो रहते थे, पैक्स वर द पीपल इन द अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के टाइम में थे, एंड अहोम किंगडम के टाइम पे पैक्स वर फोर्स्ड टू डू वर्क फॉर द स्टेट, एंड दे वर द अ सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। एंड अहोम स्टेट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स्ड लेबर, एंड यही फोर्स्ड लेबर जो थे वो पैक्स कहलाते थे। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये रोटेशन के द्वारा इनकी जो वर्किंग रहती थी रोटेशन के द्वारा लगाई जाती थी। हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज़ में इनको हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज से लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ में शिफ्ट किया गया था। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद देम, बट आई होप यू विल रिमेंबर व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पाइक्स देयर। तीसरा सवाल है, लिटरेरी वर्क्स ऑफ बी आर अम्बेडकर। इनमें से कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं? तो लेट अस सी विच आर द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर बहिष्कृत भारत। सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद ऑप्शन। तो फर्स्ट इज बहिष्कृत भारत, सेकेंड इज बुद्धा एंड हिज धम्मा, थर्ड इज इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एंड फोर्थ इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। तो ये चार मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, इनमें से आपको बताना है कौन से हैं। बहिष्कृत भारत, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थर्ड इज इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एंड फोर्थ इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनमें से कौन कौन सी किताबें बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, इसमें से एक किताब केवल इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ऐसी है जो कि बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो कि किताब है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट वॉज नॉट रिटन बाय बी आर अम्बेडकर जी। बाकी जो तीनों किताबें हैं, बहिष्कृत भारत हो गई, बुद्धा एंड हिज धम्मा एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मूव करते हैं अगले सेक्शन में जो कि है पीआईबी। बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईबी, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो पीआईबी में जो पहली न्यूज़ है वो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। उसने रिलीज़ की है एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। याद रखिएगा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर, उसने क्या निकाला है? उसने निकाला है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ठीक है ना। अब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सबसे पहले देख लेते हैं है क्या, कौन इसको प्रिपेयर करता है, बाकी जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस है वो उसके साथ देख लेते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव जो है वो इसको रिलीज़ करता है, और इसको मैंडेट किया है, किसने मैंडेट किया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसने इसको मैंडेट किया है कि आप इसको निकालेंगे, ठीक है ना। पर्पस क्या है? द पर्पस इज
it is a comprehensive tool that can serve as a holistic measure of country's social progress. कंट्री की सोशल प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो सब नेशनल मतलब कि स्टेट लेवल पे, तो हर जगह सोशल प्रोग्रेस कितनी हुई है उसको जज करने के लिए, उसको होलिस्टिकली मेजर करने के लिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स काम आता है। अच्छा, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में एसेस क्या किया जाता है, तो लगभग 12 कंपोनेंट्स हैं, 3 क्रिटिकल डायमेंशंस हैं सोशल प्रोग्रेस के। उन 3 क्रिटिकल डायमेंशंस के 12 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये निकाला जाता है। अब लेट मी शो यू वन डायग्राम एज वेल। अभी मैंने आपको बताया कि 3 इसके मेजर गोल्स हैं और उसमें 12 फिर अलग अलग इसमें पैरामीटर्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में, जो 3 मेजर हैं पैरामीटर्स, जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, वो है बेसिक ह्यूमन नीड्स, सेकंड है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड थर्ड इज अपॉर्चुनिटी। इन तीनों के बेसिस में ही सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकाला आता है। कौन कौन से 3 हो गए? बेसिक ह्यूमन नीड्स, सेकंड है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड थर्ड इज अपॉर्चुनिटी। बेसिक ह्यूमन नीड्स में क्या क्या आता है? जैसे जो बेसिक नीड्स हैं, न्यूट्रिशन हो गया, बेसिक मेडिकल हो गई, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गई, है ना, पर्सनल सेफ्टी। तो ये 4 चीज़ें। तो हर स्टेट में ये देखा जाता है कि आपके यहाँ कितना न्यूट्रिशनल है, कितना मेडिकल केयर है, कितना वाटर सैनिटेशन अवेलेबल है लोगों के लिए, हाउसिंग की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, पर्सनल सेफ्टी है कि नहीं है आपके स्टेट में, ये पैरामीटर्स हो गए उसके अंतर्गत। फिर इसके बाद फाउंडेशन ऑफ वेलबींग के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? तो फाउंडेशन ऑफ वेलबींग के अंदर की नॉलेज कितना आपके यहाँ अवेलेबल है, एजुकेशनल फीचर्स क्या क्या है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कितना है, फिर अगेन हेल्थ एंड वेलनेस इज ओवर राइडिंग, जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी कितनी है, वेलबींग के अंदर इन्वायरमेंटल क्वालिटी भी आती है। देन अपॉर्चुनिटी में अगर हम बात करें तो पर्सनल राइट्स आप कितने एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीडम एंड चॉइस कितनी है, इंक्लूसिवनेस कितना है आपके स्टेट में, आपके रीजन में, या जो भी एरिया ऑफ दैट इंडेक्स है उसके अंतर्गत, फिर एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है 12 मैंने आपको बताए, और इसके अलावा मैंने आपको बताए 4 जो मेन वो थे, 3 जो ऊपर के कंपोनेंट थे मेन कंपोनेंट, एंड उसके अंतर्गत 12 पैरामीटर्स। तो ये हमने तीनों डायमेंशन देख लिए, 12 कंपोनेंट्स देख लिए। अब रैंकिंग जो थी दैट वाज बेस्ड अपॉन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, और उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग थी वो कुछ इस तरीके की थी। लेट मी टेल यू दैट रैंकिंग एज वेल। तो स्टेट्स में पुडुचेरी हो गया, जैसे आपका पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, स्टेट्स यूटीज़ में यही रैंकिंग आई है। तो कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा, दे हैव इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़, है ना। तो अमंग ऑल द यूटीज़ एंड स्टेट्स ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग थे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा। इसके अलावा झारखंड एंड बिहार जो थे दे वर एट द वर्स्ट परफॉर्मिंग। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो आइजॉल जो मिजोरम का है, सोलन हिमाचल प्रदेश का है, शिमला हिमाचल प्रदेश का है, दे वर द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में और डिफरेंट स्टेट्स में क्या स्टेटस है सोशल प्रोग्रेस का, लोग कितने सोशली डेवलप्ड हैं। और जो हमने 3 क्रिटिकल डायमेंशंस की बात की है, ये जैसे आपका वेलबींग हो गया या अपॉर्चुनिटी हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स हो गए, तो कौन कितना फुलफिल कर पा रहा है किस स्टेट में, ये सारी चीज़ें भी हमको पता चलती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है INS अरनाला के रिगार्डिंग। INS अरनाला को लॉन्च किया गया है एट लार्सन एंड टर्बो कट्टुपल्ली शिपयार्ड नियर चेन्नई। तो कट्टुपल्ली शिपयार्ड लार्सन एंड टर्बो का है चेन्नई में, वहाँ पे INS अरनाला को लॉन्च किया गया है। अब INS अरनाला याद रखिएगा, इट इज़ फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ASWSWC बोलते हैं इसको, लिख लो इसको, ASWSWC बोलते हैं इसको। अब ASWSWC क्या है? ASWSWC इज नथिंग बट इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है ना। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट इसे बोलते हैं। एंड व्हाट इट विल डू ऑपरेशंस इन कोस्टल वाटर्स एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो कोस्टल वाटर्स में और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड वेट अ सेकेंड, इसको बनाया किसने? तो इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। इसका नाम अरनाला जो रखा गया है, इट इज़ बेसिकली अकॉर्डेड
एज पर द आइलैंड ऑफ अर्नाला, जो कि लगभग 13 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ वसई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड इट वाज लेड बाय मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड आइलैंड ऑफ अर्नाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड नियर वसई महाराष्ट्र, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ASWSWC जरूर याद रखिएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट इसको हम बोलते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरी जो न्यूज़ है वो है आयुर स्वास्थ्य योजना के रिगार्डिंग। तो आयुर स्वास्थ्य योजना क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपके लिए एक सवाल मेरे लिए ये है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वर्सेस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली फंडिंग का डिफरेंस होता है, एक में 100% सेंट्रल फंड करता है, एक में 60-40-90-10 के बेसिस रेशियो पे करता है। तो आपको बताना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है। एंड ये जो स्कीम है आयुर स्वास्थ्य योजना, ये कुछ स्कीमों को मर्ज करके बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन सी स्कीमें मर्ज है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ग्रांट एड फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर असिस्टेंस टू आयुष ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन आयुष एजुकेशन, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च फॉर अपग्रेडेशन टू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ये दो स्कीम्स हैं जिनको मर्ज करके बनाया गया है आयुर स्वास्थ्य योजना। तो आयुर स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है दो कंपोनेंट है बेसिकली। पहला कंपोनेंट है आयुष एंड पब्लिक हेल्थ इंडेक्स आपका। तो आयुष एंड पब्लिक हेल्थ, तो आयुष एंड पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत बेसिकली कॉमन पब्लिक हेल्थ इश्यूज जो हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, मेंटल डिसीजेज, इनके लिए लॉन्च किया गया है आयुष एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज जो है आयुष एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज। इसमें कॉमन पब्लिक हेल्थ इश्यूज निकाले गए हैं जिसमें आपके कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जेरियाट्रिक केयर यानी कि जो ओल्ड एज केयर है, मेंटल हेल्थ, ये सब जो है बेसिक इनको चुना गया है। दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू एलिजिबल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड अपग्रेडिंग देयर फंक्शंस एंड फैसिलिटीज़, है ना। तो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आयुष की फील्ड में या आयुर्वेदिक, यूनानी, जो भी अलग अलग फील्ड है इनमें, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू एलिजिबल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ बेसिक क्राइटेरिया बनाए गए होंगे, उन्हीं को जो फुलफिल कर रहा होगा उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम है अटल ज्योति योजना। हालांकि नई स्कीम नहीं है, काफ़ी पुरानी स्कीम है, लेकिन अभी कल PIB के न्यूज़पेपर में थी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अटल ज्योति योजना जो है इट इज़ टू एल्यूमिनेट द डार्क रीजन्स थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोलार स्ट्रीट लाइट्स। तो सोलार स्ट्रीट लाइट्स याद रखिएगा, सोलार स्ट्रीट लाइट्स के दम पे जो डार्क रीजन्स हैं उनको एल्यूमिनेट करने के लिए लॉन्च की गई थी। इसका नाम है अटल ज्योति योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी वो थी EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, उसको इंटरेस्ट किया गया था टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, काफ़ी कुछ हमने नया सीखा है ना, काफ़ी कुछ पुराना रिवाइज किया। अब अभी जो चाइना में स्केयर शुरू हुआ है कोविड का, वो है बिकॉज ऑफ एन ओमिक्रॉन वेरिएंट विच वाज सीन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जुलाई, है ना। तो यहाँ पे BF7 वेरिएंट है कोरोना वायरस का। इट इज़ बिलीव्ड टू बी लिंक्ड टू द सर्ज इन कोविड केसेस इन चाइना एंड इट वाज आइडेंटिफाइड इन इंडिया एज फार बैक इन जुलाई, है ना। तो बहुत पहले जुलाई में इसके कुछ केसेस देखने को मिले थे। BF7 जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये अभी चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट द प्रिकॉशंस। मतलब वैसे तो हमको हमेशा से ही रखनी चाहिए थी, लेकिन अगेन अगर आपने किसी कारणवश नहीं रख रहे होंगे प्रिकॉशन या जो भी है, मास्क नहीं पहन रहे होंगे, तो आप दोबारा पहनना शुरू कर दीजिए एटलीस्ट, है ना, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी इसका स्केयर शुरू हुआ है। इट माइट टेक अ बैड टर्न इन द नियर फ्यूचर, देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी एंड डोंट रोम अराउंड हियर एंड देयर, है ना। इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टार्ट द प्रिकॉशंस अगेन। आगे देखते हैं, फॉरेस्ट बफर जोन वोंट अफेक्ट पीपल सेज केरला CM पिनराई विजयन। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता था कि क्या ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है कि मिनिमम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन रखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अराउंड। मिनिमम 1 किलोमीटर का, मतलब अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ जगहों पर ऑलरेडी 5-6 किलोमीटर रहा होगा या 10 किलोमीटर तक का हो सकता है इको सेंसिटिव जोन। तो अगर 5-6 किलोमीटर
है, एक जो 4 किलोमीटर, तो वो कम नहीं करना है, लेकिन मिनिमम 1 किलोमीटर का तो रखना ही रखना है जहाँ पे नहीं है अगर 1 किलोमीटर का। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ बैंड है, तो जैसे इट हैज़ बैंड द परमानेंट स्ट्रक्चर्स देयर, नो माइनिंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये भी कहा है कि ईच प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट शुड हैव एन इको सेंसिटिव जोन ऑफ एटलीस्ट 1 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इको सेंसिटिव जोन जो रहेगा वो एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करेगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे ये आपका कोर प्रोटेक्टेड एरिया है, अब इसके बीच में आपको एक बफर जोन मिल जाता है, ये एरिया जो है, यहाँ पे जब आप एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट कर देते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेजरली प्रोहिबिट करते हो, तो ये एरिया एक प्रोटेक्ट हो जाता है, और ये एरिया जो बीच का है ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है ना। क्योंकि इसके बाहर से जो एरिया है, इसके बाहर के एरिया में फिर सब कुछ शुरू हो जाती हैं सारी एक्टिविटीज़, है ना। तो देयरफॉर दिस बफर जोन एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। और ये जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज, अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज दे आर डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ऐसा नहीं कि इको सेंसिटिव जोन का कोई एक्ट नहीं है, स्टैट्यूट नहीं है। इको सेंसिटिव जोन्स का स्टैट्यूट आपका बेसिकली यही वाला है, 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो आई होप यू आप इसको याद रखेंगे। एंड now what are the activities which are prohibited around eco sensitive zones? तो activities which are prohibited around eco sensitive zones are commercial mining, stone quarrying, crushing units, tourism activities like flying over protected areas in an aircraft or hot air balloon, setting up industries that cause pollution, establishing hydroelectric projects, commercial use of firewood, solid waste disposal, ये सब एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है। एक्टिविटीज़ परमिटेड कौन कौन सी हैं? एक्टिविटीज़ परमिटेड में आपकी ऑनगोइंग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये सब आप परमिटेड है, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया कि ये लोगों को ऑब्वियस सी बात है फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाने के लिए काम आता है और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, मिनिमाइज करता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल विलेज बास्क्स इन द लस्टर ऑफ मेटल। अब यहाँ पे बंगाल के 2 रीजन्स हैं, एक है लाल बाजार रीजन विच इज़ ऑन द बाउंड्री विद झारखंड, एंड एक और रीजन है, मैं आपको बता दूंगा अभी जब आएगा तो एक तो आपका लाल बाजार रीजन है जो कि झारखंड के साथ बॉर्डर एरिया में है। अब एक्चुअली ये दोनों रीजन जो जाने जाते हैं ये डोकरा आर्ट के लिए जाने जाते हैं। राइट डाउन दिस टर्म डोकरा आर्ट, DOKRA, डोकरा आर्ट, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो लाल बाजार एरिया जो है दैट इज़ नियर द बॉर्डर विद झारखंड, एंड इट इज़ बिकमिंग एन हब फॉर डोकरा आर्ट इज़ अ मेटल क्राफ्ट विच इज़ पॉपुलर इन बंगाल, ठीक है ना। डोकरा आर्ट क्या है, एक मेटल क्राफ्ट है, मेटल से बनाए जाते हैं, अलग अलग फिगरीन्स बनाए जाते हैं, एंड इट इज़ अ मेटल क्राफ्ट विच इज़ पॉपुलर इन बंगाल, एंड कैलकाटा आर्टिस्ट जो है बेसिकली दे आर इम्प्रूविंग दीज। जो 2 जगहें हैं फेमस इन द वेस्ट बंगाल फॉर डोकरा आर बिकना इन बंकुरा एंड दरियापुर इन बर्धमान, ठीक है ना। तो ये आपका दरियापुर और बिकना जो है बंकुरा में, एंड दरियापुर एंड बर्धमान, ये दोनों एरियाज जो हैं दे आर फेमस फॉर द डोकरा आर्ट, ठीक है ना। नाउ दिस लाल बाजार इज ऑल्सो डेवलपिंग एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर योर डोकरा आर्ट। डोकरा एक बहुत पुरानी एंशियंट ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं कि कोई नया ट्रेडिशन, इट इज़ एन वेरी एंशियंट ट्रेडिशन। इसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 5000 सालों की आपको डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मिलेगी। एंड मेकिंग डोकरा आर्ट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ऐसा नहीं है, एक फिगरीन में लगभग आपको अबाउट अ मंथ टू मेक, एक महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है एक पूरे फिगरीन में बनने में, लेकिन धीरे धीरे बीच में इसकी क्वालिटी घटने लगी थी, अब दोबारा से इसको रिवाइव किया जा रहा है। तो डोकरा मेटल क्राफ्ट ज़रूर याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आगे यहाँ पे क्राइसिस इन मिजोरम ट्राइबल काउंसिल डीपेंस एज 3 मेंबर्स क्विट। अब यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बात चल रही है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का अगर आपसे कभी कोई प्रोविज़न पूछ ले कि कहाँ पर है, कभी भी कोई पूछे कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस ये आपका रीजनल काउंसिल्स की बात कहाँ की गई है, तो ये 6th शेड्यूल में बात की गई। याद रखिएगा 6th शेड्यूल जो है वो 4 स्टेट्स के लिए है, असम,
त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम में ये है। और जब आप 6th शेड्यूल पढ़ेंगे तो 6th शेड्यूल का जब आप सेकंड क्लॉज पढ़ेंगे, 6th शेड्यूल में सेकंड क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लास्ट में, देखो उसका 2 का 1 देखो लिखा है, देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 30 members, of whom not more than 4 members shall be nominated by the governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage। तो ये लिखा हुआ है, जब आप 6th शेड्यूल खोलेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो रीजन है देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं असम में है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, करबी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, दीमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेघालय में कौन कौन से रीजन है आपके, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको जैंतिया हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिखेगा, खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिखेगा, है ना, एंड ये गारो हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिखेगा। त्रिपुरा में आपको दिखेगा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एंड मिजोरम में देखो आपको दिख रहा है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लिख रहे हैं ना, चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब आज की न्यूज़ देखते हैं, देखना इन्हीं तीनों में से कोई एक नाम रहेगा मिजोरम वाला। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू दैट। ये देखो लिखा है ना, कहाँ पे मेंबर्स हैं, रिजिग्नेशन कहाँ पे हुआ है मेंबर्स का, मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि वो नाम पहले ही मैंने आपको दिखा दिए। तो आप देख सकते हैं कि मिजोरम में जो मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके 3 मेंबर्स ने रिजाइन किया है। तो बेसिकली दैट इज द न्यूज़ एंड ये आपको 6th शेड्यूल ज़रूर याद रखना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत पावरफुल होती हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास पावर नहीं होती, इनके पास बहुत पावर रहती है। वहाँ पे लॉ मेकिंग संबंधित पावर भी इन्हीं के पास रहती है, ठीक है ना। तो दे आर वेरी पावरफुल एंड दिस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स हैव पावर टू मेक लॉज। ये इनके पास लॉ बनाने की पावर रहती है। दे ऑल्सो रिसीव द ग्रांट इन एड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हेल्थ, एजुकेशन एंड रेगुलेटरी पावर्स भी स्टेट की मतलब ये सब इम्प्लीमेंट करते हैं ये लोग। तो दीज आर वेरी पावरफुल काउंसिल्स, नॉट वेरी वीक काउंसिल्स। तो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रामा देवर बेट्टा शुड बी डेवलप्ड एज अयोध्या ऑफ साउथ। यहाँ पे बात चल रही है कर्नाटका की। कर्नाटका में जो सीएम है उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि एक कमेटी बनाई जाए और वहाँ पे एक टेंपल बनाया जाए राम देवर बेट्टा में, जो कि रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द लाइन्स ऑफ राम टेम्पल एट अयोध्या उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो राम टेम्पल जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, राम देवर बेट्टा को भी वैसा ही डेवलप किया जाए ऑन द सिमिलर लाइन्स। दिस हैज़ बीन टॉक दैट इज़ गोइंग ऑन एंड ये लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा, रामदेवर बेट्टा लोकेटेड इन बेंगलुरु मैसूरू हाईवे, मतलब कि लगभग कर्नाटका। तो ज़रूर याद रखिएगा, बाकी आप कुछ याद रखें या ना रखें, है ना। आई होप यू विल रिमेंबर इट। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम विद ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी ओपन्स विंडो टू लिटिल नोन हिस्ट्री। यहाँ पे पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। तो ये पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम आपका केरला में लोकेटेड है, रिमेंबर दैट। तिरुवनंतपुरम केरला में ये लोकेटेड है एंड इसमें ऑडियो विजुअल भी है रिनोवेटेड। ये सेंट्रल आर्काइव्स फोर्ट में बनाया गया है ना। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा भी जाता था, पाम लीफ में ही मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा भी जाता था, आपको यही पता होगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। तो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज, द नीड टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल। अगर आपको 3 दिन पहले का एक न्यूज़ आर्टिकल याद हो, मैं ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित एक न्यूज़ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर ने कहा है कि चूँकि ब्रेस्ट कैंसर जो है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम उसको सस्ता नहीं करवा सकते मेडिसिन को, है ना। आपने देखा होगा एक पिटिशन गया था जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग एक पिटिशन दायर किया गया था। ये इसकी इतनी महंगी मेडिसिन हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और सेंटर ने उसके रिस्पॉन्स में दिया था कि चूँकि ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है ब्रेस्ट कैंसर, इसलिए हम उसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग या उसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि हम उसको जेनरिक बना लें या सस्ता कर दें, है ना। तो यहाँ पे उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है, नीड टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल, और स्पेशली यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की ही बात की गई है। तो अगर हम कैंसर की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कैंसर में, बहुत ज़्यादा, आपको पता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी जेब से जाने वाला जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है उसकी मेडिसिन में। इनफैक्ट यहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर की बात की गई है उसकी दवाइयों के बारे में लिखा गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे में होती हैं।
तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले तो बताया कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया के। ऐसे नहीं कि इंडिया में केसेस नहीं है, तो लगभग इंडिया में अगर हम बात करें 1.4 मिलियन केसेस थे 2020 में कैंसर के, ठीक है ना। सीरियसनेस नॉट ब्रेस्ट कैंसर, ओवरऑल जो कैंसर था, द कमेटी ने हाईलाइट किया था कि 2020 में 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख केसेस ऐसे थे विच वर रिलेटेड टू कैंसर इन इंडिया, है ना। अब ये ट्रीटमेंट इतना कैटास्ट्रॉफिक होता है कि ना केवल उनकी जो मतलब सोशल लाइफ है वो भी ख़राब कर देता है व्यक्तियों की, उनके पूरी फैमिलीज़ की, और बेसिक जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी फैमिली मेम्बर्स की, वो भी वो नहीं अफोर्ड कर पाते फिर इसके बाद, एक बार जब उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट करा लिया होता है तो, ठीक है ना। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है ऑन प्राइसिंग ऑफ कैंसर मेडिसिन एंड इट्स इम्पैक्ट हैड स्टेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अर्ली स्टेज कैंसर एंड ऑल, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर में है, वो इतनी ज़्यादा है कि जहाँ 10 साल के बराबर उनके जो इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 10 साल के बराबर इनकम का लॉस हो जाता है एक बार अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर लें पूरा तो, ठीक है। अगर स्टेज 2 में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो लगभग 10 साल के बराबर की इनकम साउथ अफ्रीका और इंडिया में जाएगी, वहीं पे ये यूएस की केवल 1.7 ईयर्स की इनकम जाएगी। तो आप मिलान कर सकते हैं कि अगर आप यूएस में हैं तो केवल आपके 1.5 साल की इनकम जा रही है, वहीं पे अगर आप इंडिया एंड अफ्रीका में तो आपने 10 साल में जितना कमाया होता है वो पूरा आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में चला जाता है। तो अब आप देख सकते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर की बात है। तो आप देख सकते हैं अब ब्रेस्ट कैंसर में जो बेसिक जो थेरेपेटिक टूल होता है वो CDK होता है, ये लिख लेना आप लोग। CDK क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है ना। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स जो हैं दे कंस्टिट्यूट द मेजर थेरेपेटिक टूल। तो CDK इनहिबिटर्स जो रहते हैं वो मेजर थेरेपेटिक टूल हैं ब्रेस्ट कैंसर के मेडिसिन में। और 3 ड्रग्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। राइबोसिक्लिब हो गया, पैल्बोसिक्लिब हो गया एंड अबीमासिक्लिब हो गया। लिख लो आप लोग, राइबोसिक्लिब, पैल्बोसिक्लिब और अबीमासिक्लिब। अगर आपसे किसी ने पूछा, यूपीएससी ने तीनों नाम दे दिए, पूछ ले क्या है ना, और एक ऑप्शन दे देगा कि क्रैब की एक वैरायटी है, तो हो सकता है आप क्रैब की एक वैरायटी मार दो अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए याद रखना है कि राइबोसिक्लिब, पैल्बोसिक्लिब एंड अबीमासिक्लिब जो है दे आर 3 ड्रग्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल। आप इसको याद रखेगा। एंड 1 महीने का जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको बताया इन दवाइयों में, लगभग वो 48,000 से 95,000 यानी कि 48,000 to 95,000 आता है एक पेशेंट के लिए। 48,000 to 95,000 के बीच में आता है। अगर आप नॉर्मल इनकम देखेंगे ना इंडिया में, अगर नॉर्मल इनकम आप एवरेज निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो कर रहे हैं उनकी भी 20 से 30,000 के आसपास आएगी, है ना। और अगर बहुत अच्छी सर्विसेज में है तब आपकी 60,000 70,000 इस तरह से सैलरी आ रही है ना, स्टार्टिंग ऑफ द जॉब। ऑब्वियसली बात है, अगर अच्छी जॉब है तो स्टार्टिंग में 60-70,000 ही मिलेंगे ना। अगर आप डिप्टी कलेक्टर ही बनते हो तो भी आपको 54,000 ही मिलते हैं। स्टार्टिंग जो पहली सैलरी होती है वो 54,000 की मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब आप देखें, जो डिप्टी कलेक्टर होगा अगर वो सिर्फ सैलरी के ऊपर गुजारा कर रहा है ना, और अगर कोई ऐसा केस आ जाए खुदा ना खास्ता तो वो अपना इलाज नहीं करवा सकता, इतनी ज़्यादा महंगी ये दवाइयाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फिर नॉर्मल लोगों का क्या होगा, जो नॉर्मल लोग हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में बताई हैं कि करके हम सारी देखेंगे। अब ये एक्सेसिव जो कॉस्ट है वो क्यों है, तो ऑथर ने कहा है 2 रीजंस है, देयर आर 2 रीजंस फॉर दैट। पहला, द फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट दैट आर गिवन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहला आर्ग्यूमेंट ये देती हैं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू मॉलिक्यूल। जैसे उन्होंने कहा कि भैया हमने जब ये दवाई बनाई तो हमने एक नया मॉलिक्यूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खोजा और उसमें हमने $3 बिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च किए, है ना। और इस इनोवेशन में हमने इतना पैसा खर्च किया है तो हम इसकी महंगाई क्यों ना रखें, हम इसको क्यों ना महंगा रखें, चूँकि हमारा इतना पैसा खर्च हुआ है। तो कंपनीज सेट द प्राइजेज, दे से दैट दे आर सेटिंग द प्राइस इंक्लूडिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल। लेकिन WHO की रिपोर्ट मेंशन करती है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कोई कोरिलेशन नहीं होता, इतनी ज़्यादा कोई, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलती हैं, आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हो। और ये द रिलेशनशिप इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है कि आपके
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा लगा। तो WHO ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट में क्लियर किया है, कंपनीज केवल और केवल प्राइस सेट करती हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, एंड वो देखते हैं कि कितने लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बेसिस में प्राइजेस रखते हैं। दूसरा फैक्टर जो होता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जो कि पेटेंट या हमने देखा कॉपीराइट पेटेंट वाला जो सिस्टम है वो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या होता है, कंपनीज क्या लेती है, पेटेंट ले लेती हैं उस थेरापेटिक फार्मूले का, और अब आप उसको दोबारा उसको बना नहीं सकते, केवल वही कंपनी बना सकती है। इसके अलावा कई कंपनीज तो क्या करती हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने राइबोसिक्लिब का एक फार्मूला बना दिया, सपोज करो राइबोसिक्लिब का एक फार्मूला बना दिया, अब उस फार्मूले में था X, बस था, केवल X था, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यार X में अगर मैं एक परसेंटेज Y डाल दूं तो कोई अंतर खास नहीं पड़ेगा और ये चेंज भी हो जाएगा फार्मूला। तो क्या होता है कि पहले इन्होंने मान लो पेटेंट लिया था 5 साल के लिए, अब दोबारा ये क्या कहेंगे कि राइबोसिक्लिब में हमने नया इनोवेशन किया है, हमने इसमें ये चमेली का तेल मिला दिया है, तो चमेली के तेल मिलाने से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे अब हम इसको नए नाम से और इसका हम दोबारा पेटेंट ले लेंगे। तो ये बार बार सेम एंटिटी का पेटेंट ले लेना कि आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, सेम एंटिटी का जब आप बार बार पेटेंट लेते हो, उसको एक्सटेंड कराते हो, तो वो आपका एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहलाता है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मतलब जस्ट यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट चेंजिंग समथिंग, वन और टू थिंग्स यू आर चेंजिंग इन दैट, एंड उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मेन कंपोनेंट आपने वही रखा है जो आपका राइबोसिक्लिब का था। और इस तरीके से जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है वो मोनोपोली भी क्रिएट करती है कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा इशू है प्राइजेस के हाई होने का। So these are the two major reasons which are there, which are associated with the patent regime, and second one जो वो लॉजिक देते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने वे आउट में क्या बताया कि क्या करना चाहिए, तो ऑथर ने वे आउट में बताया कि देखो अगर आप ये सब दवाइयाँ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे लोगों को, मतलब विद इन देयर रेंज, कि वो अपने रेंज में खरीद सकें इन दवाइयों को, उनके ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर का लोड भी ना आए, तो ये आप उनका राइट टू हेल्थ आप उनसे छीन रहे हो, आर्टिकल 21 उनसे आप छीन रहे हो, ठीक है ना। उनकी लिबर्टी, लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सब आप उनसे छीन रहे हो। दूसरी चीज़ आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप इन दवाइयों को अफोर्डेबल बनाएं। अब आप अफोर्डेबल कैसे बना सकते हो, तो सिंपल सी बात है, कंपलसरी लाइसेंसिंग। आप सबको पता होगा कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं उनमें गवर्नमेंट क्या बोलता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग बोल देता है कि चाहे आपका पेटेंट हो चाहे ना हो, हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे उसको जेनरिक ड्रग्स बना सकते हैं इफ़ दैट कम्स अंडर द कंपलसरी लाइसेंसिंग। दूसरा एक और है, गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 100, पेटेंट एक्ट का सेक्शन 100 भी है, जो कि एम्पावर करता है टू ऑथराइज एनी एंटिटी टू यूज अ पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पेटेंट होल्डर। एक सेक्शन 100 भी है जो कि एम्पावर करता है कि आप पेटेंट होल्डर की परमिशन के बिना उसके पेटेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग में अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट शो नहीं करती है तो सेक्शन 100 को इन्वोक किया जा सकता है। तो यही 2 सेक्शन जो हैं ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं, एंड ऑथर ने कहा है कि जल्द से जल्द इनके बारे में ज़रूर सोचने की भी ज़रूरत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला आर्टिकल जो है वो इनविंसिबल ओरिजिनलिटी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। तो यहाँ पे बात चल रही है अभी रिसेंटली जो कुछ नए AI टूल्स बने हैं, जैसे कि चैट GPT बना हुआ है ना। रिसेंटली चैट GPT मैंने आपको बताया था कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इसको बोलते हैं, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जहाँ पे अगर आप जाकर लिख देंगे ना कि कोई भी टॉपिक की एक काम करो कि राइट अ पोएम ऑन अर्जेंटीना, राइट अ पोएम ऑन इंडिया, तो इस तरीके से वो तुरंत एक पोएम लिख देगा, केवल आपको एक कमांड देनी कि राइट अ पोएम ऑन इंडिया। तो ये एक इंटेलिजेंस टूल है जो कि बिना किसी मेहनत के, मतलब बिना आपके किसी मेहनत के वो कंटेंट ऐसे जनरेट कर देता है। तो इट कैन क्रिएट थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा गूगल का भी एक प्रोडक्ट है लैम्डा, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। इट इज सिमिलर टू चैट GPT एंड दे कैन क्रिएट मतलब इस तरीके से आप जैसा डिस्क्रिप्शन देंगे वर्बल या लिटरल जैसा डिस्क्रिप्शन देंगे, दे कैन क्रिएट थिंग्स लाइक दैट, है ना। एंड बहुत ही क्रिएटिव टूल्स एंड ऑल। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि इसके पहले 2021 में इजरायली साइंटिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, रामानुजम मशीन। रामानुजम मशीन क्या करती थी, ये मैथमेटिकल कंजेक्चर्स बनाती थी, मतलब कि ऐसी क्वेश्चन जिनको भी प्रूफ ना किया गया हो, ठीक है ना।
रामानुजम मशीन क्या करती थी, कुछ ऐसे मैथमेटिकल मतलब एक तरीके से रिसर्च का टूल था ये रामानुजम टूल, रिसर्च टूल था जो कि अपने आप ही मैथमेटिकल कंजेक्चर्स बनाती थी बिना प्रूफ के। अब आपके ऊपर ये रहता था कि आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि नहीं प्रूफ कर सकते, है ना। तो मैथमेटिशियंस फिर उसको प्रूव या डिसप्रूव करते थे, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग थ्योरम्स एंड ऑल। एंड कंजेक्चर्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में वही है, मतलब एक तरीके से नए जो फ्रंटियर्स हैं, नए रिसर्चर्स हैं, वो न्यू कंजेक्चर्स हैं, वो मशीन खुद ऑटोमेटिकली कर रही थी, मतलब R&D का काम कर रही थी। और नाम इसका रामानुजम क्यों रखा गया था, क्योंकि रामानुजम अपने टाइम के ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 3000 से ज़्यादा इक्वेशंस लिखी थी जो कि एक तरह से कंजेक्चर्स ही थे, उन्होंने उसको प्रूफ नहीं किया था लेकिन बनाई थी ऐसे इक्वेशंस। और अमेरिकन मैथमेटिशियन ब्रूस सी बर्न्ड का कहना है कि मोस्ट ऑफ हिज कंजेक्चर्स वर वेरी करेक्ट, है ना, क्योंकि बाद में उनको पूरा प्रूफ भी किया गया है जनरलाइजेशंस के साथ अप टू 100 ईयर्स नाउ। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। INS मॉर्मुगाओ एंड इट्स कैपेबिलिटीज़। तो INS मॉर्मुगाओ को रिलीज़ किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 15B, आपको पता होगा अंडर 15B। एंड ये आपका INS मॉर्मुगाओ जो है दैट इज़ स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, है ना, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है ये, याद रखिएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें, देखते हैं क्या क्या है। तो पहले तो प्रोजेक्ट 15 की बात करें। प्रोजेक्ट 15 को लॉन्च किया गया था 1990s में टू ऐड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स टू द इन्वेंट्री ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की इन्वेंट्री में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट 15 रिलीज़ किया गया था। इसको कहा गया था प्रोजेक्ट डेली क्लास, इसको कहा गया था प्रोजेक्ट डेली क्लास। इसके बाद प्रोजेक्ट 15A आया जिसको कोलकाता क्लास कहा गया, प्राइमरली फोकस्ड ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट इन सरफेस शिप्स। तो जो सरफेस शिप्स है उनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना था। देन प्रोजेक्ट 15B या फिर इसको विशाखापट्टनम क्लास बोलते हैं। इट इज़ फॉलो ऑन क्लास ऑफ वेपन इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफ 15A। 15A में जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, मतलब 15 के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें 15A में तो सरफेस शिप्स में केवल नॉर्मल वैसे बोला गया था, उनका वेपनाइजेशन 15B में किया गया है विशाखापट्टनम क्लास में। 2011 में इसको लॉन्च किया गया, 15B को 2011 में लॉन्च किया गया। एंड इसमें एडवांस्ड डिज़ाइनिंग कंसेप्ट, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन, सेंसर्स, स्टील्थ फीचर, है ना, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ये सब चीज़ें इनको डेवलप किया गया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जो INS मॉर्मुगाओ है, इट हैज़ ऑफिशियली जॉइंड द इंडियन नेवीज फ्लीट नाउ। एंड पहले जो हमारा मतलब इसको गोवा में एक पोर्ट सिटी है मॉर्मुगाओ, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है ये एंड इट इज़ बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। तो याद रखिएगा 15, 15A एंड 15B, दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास एंड विशाखापट्टनम क्लास। INS मॉर्मुगाओ के अंदर फायर पावर में ब्रह्मोस है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, बराक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स आपकी। ब्रह्मोस हमने रशिया के साथ बनाई है, बराक हमने इजराइल के साथ बनाई है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है, 533 mm टॉर्पीडो लॉन्चर भी है। इट इज़ इक्विप्ड टू कैरी एंड ऑपरेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स एज वेल, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंतर्गत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट क्लैश बिटवीन आप एंड द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि विनय कुमार सक्सेना है, उन्होंने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को टू इम्प्लीमेंट 2016 ऑर्डर ऑफ द कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। CCRGA का एक ऑर्डर था 2016 का। CCRGA क्या है, कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। उसने ऑर्डर दिया था कि लगभग 97.14 करोड़ यानी 97 करोड़ 14 लाख रुपए जो है प्लस इंटरेस्ट आम आदमी पार्टी से लेने हैं फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स, जिन्होंने उस समय के जो रेगुलेशंस हैं उनका वायलेशन किया था, ठीक है ना। CCRGA जो थी वो कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग है। वो कमेटी बनाई क्यों गई थी, ताकि वो कंटेंट को देख सके एडवर्टाइजिंग के और ये देख सके कि क्या कोई वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है इस तरीके से, है ना। तो उसने आम आदमी पार्टी के ऊपर 97 करोड़ 14 लाख का एक फ़ाइन लगाया था प्लस इंटरेस्ट। अब आम आदमी पार्टी के लिए LG का ये कहना है कि भैया आप वो जमा करो पैसा, ठीक है ना। जो CCRGA का ऑर्डर था वो उसको फॉलो करो। CCRGA है क्या, तो ये एक 3 मेंबर बॉडी है। CCRGA कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन, ठीक है ना, ऑन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये 3 मेंबर बॉडी है। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाया था 2016 में ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में इसको बनाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था मई 2015 में इसको कहा था कि भैया इस तरह की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि रेगुलेट करे कंटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था स्टेट्स को कि वो अपने खुद के रिस्पेक्टिव बॉडीज़ बना लेंगे बाद में, है ना। वाइल सम स्टेट्स हैव सेट अप कमिटीज टू रेगुलेट द पब्लिक एडवर्टाइजिंग कंटेंट, सम हैव गिवन कंसेंट टू द CCRGA। कुछ स्टेट्स ने तो अपनी खुद की कमिटीज़ बना ली, कुछ ने मतलब सेंट्रल CCRGA के अंतर्गत ही अपना किया, है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि दिल्ली ने अपनी खुद की तो बनाई नहीं, तो ऑब्वियस बात है वो CCRGA के अंदर आ गए। 2016 में CCRGA ने क्या बोला कि आम आदमी पार्टी ने, मतलब कांग्रेस ने शिकायत की थी हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हाँ एडवर्टाइजमेंट का मिसयूज़ किया है और लगभग 97 करोड़ 14 लाख रुपए जो है उनका लगेगा, लगभग इतना फाइन उन्होंने तय किया था, तो उन्होंने अभी चुकाया नहीं। तो नाउ द LG is saying that you have to follow that order of 2016 and all. I hope you got clarity regarding that. आगे मूव करते हैं। न्यू लैंड रूल्स ब्रिंग जम्मू कश्मीर ऑन पार विद रेस्ट ऑफ इंडिया, ओल्ड लॉज वर रिग्रेसिव। अब यहाँ पे कुछ नए लैंड लॉज आए हैं रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो नए जो रूल्स हैं जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, तो देखो होता क्या था पहले, लगभग 1950-60s के टाइम पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे होटल्स और ये सब जो चल रहे हैं वो लीज लैंड में चल रहे हैं। 99 सालों की लीज ले ली उन्होंने, है ना, 5 रुपये 10 रुपये पर साल ईयर के, क्योंकि 1960s में तो 5 रुपये बहुत ज़्यादा था, 10 रुपये बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर हैं वहाँ पे 5-5 रुपये और 10-10 रुपये का पैसा रुपये दे करके लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ चला रहे थे, ठीक है ना। सो देयरफॉर एज पर द न्यू लॉज जो ओनर्स हैं दे आर नो लॉन्गर होल्डिंग द राइट टू द प्रॉपर्टी ऑन द लीज लैंड। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी इसका विरोध किया हालांकि, क्योंकि आधे से ज़्यादा लैंड तो मुझे लगता है वही होल्ड करके रख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये डिसएम्पावर करेगा यूटी के पीपल्स को, लोगों को। लेकिन नए लैंड रिफॉर्म्स ये कहते हैं कि नहीं भैया, लैंड ग्रांट रूल्स 2022 बना दिए गए हैं और अब जो ये लीजेज़ हैं ये लीज़ अब ऑनलाइन लीज़ रहेगी, दोबारा से लीज़ की जाएगी, नए रेट्स पे की जाएगी। और जो एक्सपायर्ड जो हो गई हैं लीज़ उसकी कोई लीज़ एक्सटेंड नहीं की जाएगी एज ऑफ नाउ, है ना। और हैंड ओवर आपको करना पड़ेगा लैंड टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। और अब दोबारा से एक ऑनलाइन ऑक्शनिंग की जाएगी लैंड की, उसके बाद आपको ये लैंड दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत लोग इसका मिसयूज़ कर रहे थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड द ऑक्शन ऑनलाइन फॉर द लीज लैंड। 100 ऑफ बिजनेसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जम्मू कश्मीर में ये हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैव बीन ऑन द लीज लैंड ओनली, एंड वो उनको तो आदत है 5 रुपये 10 रुपये देने की, तो ये गलत भी था। खैर आपको ये समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और अब दोबारा से ये लैंड जो है ऐसा किया जाएगा। एंड द न्यू लैंड लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट लैंड कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू एक्स सर्विसमैन, वॉर विडोज़, families of deprived categories, migrant workers, buildings and construction workers and sufferers of natural calamities, इनके लिए भी लैंड अलॉट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहता है outgoing leases will be paid for any structure built on the land provided the lease has not violated any of the condition of the lease, ठीक है ना। तो that is the thing which is there, again nothing. I hope you got clarity, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। PM2 एलिफेंट एक्लिमेटाइजिंग। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश रीजन से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एक कुछ एलिफेंट्स को छोड़ा गया है, तो उसका नाम PM2 एलिफेंट रखा गया है, PM2 एलिफेंट रखा गया है, तो वो अब एक्लिमेटाइज कर रहा है अपने नए क्लाइमेट में। दैट वाज द न्यूज़ हेयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे लास्ट है एंटी डंपिंग लेवी लगाने की बात सजेस्ट किया है DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ रिकमेंड करते हैं, इन्होंने रिकमेंड किया है कि इम्पोज करो एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोस स्टेपल फाइबर जो कि इंडोनेशिया से आता है। विस्कोस स्टेपल फाइबर जो कि इंडोनेशिया से आता है। अब याद रखिएगा एंटी डंपिंग क्या होती है, डंपिंग की प्रोसेस क्या होती है। मान लो मेरी कंट्री में बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज करो स्टील मैंने बहुत सारा प्रोड्यूस कर लिया है।
इतना प्रोड्यूस कर लिया है कि मेरे यहाँ की खपत हो गई, मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी बच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल आधे दाम पे मैं क्या करना शुरू करूँगा, बेचना शुरू कर दूँगा। जब मैं आधे दाम में इसको बेचना शुरू कर दूँगा ताकि मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाए बस एक तरीके से, और मेरा जो एक्सेस क्वांटिटी वो निकल जाए, तो ये एक डंपिंग की प्रोसेस कहलाती है कि जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है आप उसको बहुत कम प्राइस पे, तो अब जब ऑब्वियस बात है जब स्टील चाइना का आएगा बहुत कम प्राइस पे, तो हमारे इंडिया वाला स्टील कहाँ जाएगा, वो नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है सस्ता स्टील मिल रहा है चाइना का, तो हम चाइना का स्टील खरीदना शुरू कर देंगे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ डंपिंग। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर आप बोलें कि सर क्या ये ट्रेड के अगेंस्ट नहीं है, ट्रेड प्रिंसिपल्स, तो नहीं। ये जो आपका WTO ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये एंटी डंपिंग काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ये दोनों अप्रूव की हुई है ना, कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि डंप किया जा रहा है आपके यहाँ, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओगे तो उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। यहाँ पे बात चल रही है इंडोनेशिया से आने वाले विस्कोस स्टेपल फाइबर की, वो डंपिंग के उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।